सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। तो 2024 में यूपी में क्लीन स्वीप का लक्ष्य लिए भारतीय जनता पार्टी अपनी नई रणनीति तैयार कर रही है। केंद्र से लेकर यूपी तक बदलाव की बयार बह रही है। तो वहीं 6, 7 और 8 इन तीनों ही दिन भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय पर बैठकों का दौर जारी रहा और आज भी एक अहम बैठक होगी। बैठक में हर वर्ग को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है और बूथ सशक्तिकरण के लिए 11 लोगों की टोली भी बनाई जाएगी। और ये पहला मौका था जब 3 क्षेत्रों यानी कि पूर्वी, उत्तरी और दक्षिण के मोर्चा और महासचिव के अध्यक्षों की बैठक एक साथ हुई है। इससे अटकलें लगाई जा रही है कि भाजपा के सामने बड़ी चुनौती होगी 2012 और 2019 के नतीजों को दोहराना। तो विपक्षी एकता का मजबूत किला यानी कि समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव के लिए प्लान 80 को मुकाम तक पहुंचाना भी आसान नहीं होगा, क्योंकि 2024 तक सियासी हवा हर रोज करवट बदलती रहेगी। ऐसे में इस हवा को अपने पक्ष में करना भी बेहद मुश्किल होगा। लेकिन इतना जरूर है कि अखिलेश यादव के 80 हराओ भाजपा हटाओ के नारे को लेकर बीजेपी के नेताओं ने जुबानी तूफान जरूर खड़ा कर दिया है। कौन 80 सीटों पर जीत हासिल करेगा और किसका सपना अधूरा रहेगा, ये भी देखना आगामी चुनाव में बेहद दिलचस्प होगा। तो देखिए, 24 फतह का प्लान तैयार हो चुका है भारतीय जनता पार्टी का। 6, 7 और 8 ये 3 दिन भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर बैठक हुई। तमाम कई मुद्दों पर चर्चा हुई, आगे की रणनीति पर बैठक हुई। तो वहीं मुख्यालय पर यह बैठक हर एक मायने में अहम मानी जा रही है, क्योंकि ये पहला मौका था जब 3 क्षेत्र यानी कि पूर्वी, उत्तरी और दक्षिण के मोर्चे की एक साथ बैठक होती है। तो वहीं समाजवादी पार्टी भी सक्रिय हो चुकी है और विपक्षी एकता का बीड़ा उठाए तमाम विपक्षी दल भी जमीनी स्तर पर सक्रिय हो चुके हैं। लेकिन फिलहाल विपक्षी एकता का ऐलान होना बाकी है। मुख्यमंत्री पद का चेहरा कौन होगा, इस पर भी नजर टिकी हुई है, क्योंकि विपक्षी एकता की बात तो हर एक चुनाव से पहले सामने आती है, लेकिन जब उसे एक चेहरे का ऐलान करने की बारी आती है तो विपक्षी दल अलग अलग पड़ा हुआ नजर आता है। तो देखिए, सीधे 2024 की पूरी कमान जनता के हाथों में होगी, क्योंकि जो तमाम दल है वो जनता के बीच सक्रियता से पहुंच रहे हैं, हर एक मुद्दे को भुनाने का प्रयास कर रहे हैं, चाहे वो यूसीसी का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो या फिर लगातार जो बाढ़ और बारिश से हालात पैदा हुए हैं देश भर में, उन सभी के मुद्दों को भुनाने का प्रयास हर एक पार्टी करती हुई नजर आ रही है। तो वहीं जो भारतीय जनता पार्टी है वो भी हर मोर्चे पर तैयार नजर आ रही है। सांसद से लेकर पदाधिकारी और जिलाध्यक्षों तक की बैठकों में तमाम बड़े निर्णय लिए गए। तो सांसदों का जो रिपोर्ट कार्ड है वो भी तैयार किया जा रहा है और किस सांसद को दोबारा मौका देना है या 2024 की रेस से पहले किस सांसद को बाहर करना है, इसकी भी चर्चाएं अब जोरों शोरों से होने लगी है, क्योंकि 1 साल से भी कम का वक्त बचा है जब देश भर में लोकसभा चुनाव होंगे, जब जनता अपने मत का इस्तेमाल करेगी। उससे पहले कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में सभी राज्यों के विधानसभा चुनाव तो अहम हो ही जाते हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव पर हर एक पार्टी की खासी नजर है, यानी कि हर एक पार्टी का खासा फोकस अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव पर है। हर एक पार्टी की अपनी अपनी रणनीति तैयार हो चुकी है और उसी रणनीति के तहत अब हर एक पार्टी काम करती हुई नजर आ रही है। तो 2024 को लेकर के तमाम पार्टियों की रणनीति क्या है और आखिर ऐसा क्या हुआ कि जब तीनों ही क्षेत्र, चाहे वो पूर्वी हो, उत्तरी हो और दक्षिण हो, उनके मोर्चा और महासचिवों के अध्यक्षों की बैठक हुई है। आखिर ऐसा क्या चल रहा है भारतीय जनता पार्टी में जो पहली बार ऐसा हुआ जब तीनों मोर्चों की एक साथ बैठक हो रही है। तो इसी पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं सपा से प्रवक्ता रविंद्र प्रताप सिंह, तो वहीं सैयद मोहम्मद तकी आम आदमी पार्टी से अपना पक्ष रखेंगे और आपसे कुछ ही देर में देशबंधु दीक्षित जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे जो कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जुड़ेंगे। देखिए, सीधा सवाल है सैयद मोहम्मद तकी से। देखिए सैयद जी, विपक्षी एकता की बात तो बेहद जोरों शोरों से हो रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी का तो यही कहना है कि जब तक हमें सपोर्ट नहीं मिल जाता है केंद्र सरकार के खिलाफ अध्यादेश के लिए, तब तक हम विपक्षी एकता पर मुहर नहीं लगाएंगे। ऐसे में लड़ाई फिर कैसे लड़ेंगे आप?
देखिए, आम आदमी पार्टी ने कहीं ऐसा स्टेटमेंट नहीं दिया है, नहीं दिया हो तो मुझे बता दीजिए आप। आम आदमी पार्टी तो विपक्ष के साथ एक विपक्षी एकता की पक्षधर है। आम आदमी पार्टी ने विपक्षी एकता की बात करना शुरू करी थी हम सबसे पहले। तो आम आदमी पार्टी चाहती है विपक्ष सब एक साथ आए। आम आदमी पार्टी है, कांग्रेस जो है उसको चाहिए कि इस अध्यादेश के खिलाफ खुल के आम आदमी पार्टी का समर्थन में आए और अपर हाउस में जब ये मामला है तो उसमें आम आदमी पार्टी के फेवर में वोट डाले। और कांग्रेस के जो अध्यक्ष है उन्होंने इस बात की पुष्टि भी की है सबके सामने कि ऐसा किया जाएगा। आम आदमी पार्टी ने कहा था कि कांग्रेस आधिकारिक तौर पे इसका ऐलान करे और अपने जो राज्यसभा में उनके जो एमपी हैं उनको कहे कि वो इस प्रस्ताव के खिलाफ जो एक काला अध्यादेश लेके आई है बीजेपी लोकतंत्र नष्ट करने के लिए, उसके खिलाफ वोटिंग करे। क्योंकि कई बार देखा गया है कई मौके पे कांग्रेस के एमपी जो होते हैं वो कांग्रेस के डिसिप्लिन को फॉलो नहीं करते और जहां कांग्रेस चाहती है उसके अगेंस्ट भी वोटिंग कर देते हैं। क्या आम आदमी पार्टी का कहना था। और ये विपक्षी एकता का सबसे बड़ा इम्तिहान है कि आप राज्यसभा में एक अध्यादेश जो लोकतंत्र की हत्या के उद्देश्य से बनाया गया है, जो सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस की बेंच ने जो कानून बनाया था, दो बार इस बात कहा है, आप उसके अगेंस्ट जो है वो एक अध्यादेश लेके आ रहे हैं। तो जो आज आज दिल्ली में हो रहा है कल वो और राज्यों में भी हो सकता है। हम देख भी रहे हैं लगातार अन्य राज्यों में जहां गैर भाजपा सरकार है वहां लगातार राज्यपाल में और जो गैर भाजपा सरकार दल है अन्य दलों की सरकारों में लगातार एक टकराव उत्पन्न हो रहा है। हमने ये पश्चिम बंगाल में देखा, ममता बनर्जी के साथ देखा, हमने ये केरल में भी देखा, हमने तेलंगाना में देखा, हमने दिल्ली में देखा, हमने ये और स्टेट में जहां बीजेपी की सरकारें नहीं, झारखंड में भी देखा हमने बच्चों के साथ, और हमने ये देखा छत्तीसगढ़ के अंदर भी। तो और राजस्थान में भी कई बार ऐसा हुआ। तो जहां जहां गैर भाजपा सरकारें हैं वहां भाजपा लगातार राज्यपाल के जरिए कोई गलत अध्यादेश ला के लोकतांत्रिक जो सरकार बनी, लोकतंत्र तरीके सरकार बनी है, उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, उसके अंदर हस्तक्षेप कर रही है और सरकार को गिराने की, तोड़ने की कोशिश में लगी है। महाराष्ट्र में सरकार तोड़ी, मध्य प्रदेश में सरकार तोड़ी। तो ये अध्यादेश जो है वो पूरे विपक्ष के लिए जो है खतरनाक है और पूरे विपक्ष को इसके साथ आना चाहिए। पूरा विपक्ष हमारे साथ खड़ा हुआ है। यानी आपका समाजवादी ये पार्टी ने मानना हमेशा है वोट तकी किया। साहब कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो तमाम प्रदेशों में सरकार तोड़ती है और सरकार तोड़ने के बाद ही, पार्टियों को तोड़ने के बाद ही अपना जनाधार बढ़ा रही है। बिल्कुल, आप देखिए आज महाराष्ट्र में देखा क्या हुआ और जिन लोगों के ऊपर भाजपा ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, जिन लोगों के खिलाफ आंदोलन किया भाजपा ने, चाहे वो आसाम में वाटर घोटाला हो, चाहे महाराष्ट्र में घोटाला हो, वो सारे घोटालेबाज जिसके बारे में प्रधानमंत्री जी 2 दिन पहले भाषण में कहते वो सारे घोटालेबाज 2 दिन के बाद बीजेपी में मिल जाते, सम्मिलित हो जाते हैं। तो जितने घोटालेबाज से बीजेपी में इकट्ठा होते जा रहे हैं, बीजेपी सारे घोटालेबाजों का एक समूह बनता जा रहा है। आप घोटाले घटाले करके आइए, भ्रष्टाचार करके आइए और बीजेपी की वॉशिंग मशीन में मोदी के डिटर्जेंट साफ हो जाइए और बीजेपी क्लब करके प्रेस करके आपको अपने रख लेगी। तो ये ठीक अच्छा है, हो रहा इसका है जवाब सबसे मैं पहले देशबंधु दीक्षित इंसान। जी से लूंगी। देशबंधु जी क्या हमारे साथ जुड़ चुके हैं? मैं अपनी टीम से पूछूंगी। तो ठीक है, देशबंधु दीक्षित जी से फिलहाल संपर्क नहीं हो पा रहा है, हम दोबारा उनके पास चलेंगे जब हमारी टीम उनको जोड़ देगी। अब सीधा रुख करते हैं रविंद्र जी का। देखिए रविंद्र जी, आरोपों की बौछार जारी है। सैयद मोहम्मद तकी जी ने भारतीय जनता पार्टी पर तमाम आरोप लगाए, लेकिन देखिए जिस तरीके से बीते दिनों पीएम मोदी ने गोरखपुर और वाराणसी की जनता को सौगात देते हुए पूर्वांचल से अपना चुनावी शंखनाद कर दिया है, समाजवादी पार्टी का पूर्वांचल में अपना प्रचार करेगी। देखिए समाजवादी कार्यालय पर बैठकों का दौर जारी है, रणनीति तो तैयार हो रही है, लेकिन वो रणनीति जमीनी स्तर पर कब उतरेगी और कब रंग लाएगी, इसका इंतजार है प्रदेश को। लोकसभा चुनाव होने में अभी 7-8 महीने बाकी हैं। सबसे आवश्यक होता है कि अपनी जिला कमेटी और बूथ कमेटियों को मजबूत कर दें। हमारी सारी जिला कमेटियां घोषित हो चुकी हैं चुनाव से संबंधित, चुनाव के प्रभारी बनाए जा चुके हैं। एक संख्या नहीं बताऊंगा मैं, वो प्रतिदिन उतने घरों में जाते हैं टीम के साथ में, घर चुनाव अभियान के तहत आगमन यात्रा चल रही है जिसमें बीजेपी की नाकामयाबी को हम लोग बताते हैं। पार्टी स्थित कार्यालय पे केवल और केवल वही लोग आते हैं जो टिकट के लिए अपनी दावेदारी जताते हैं। कार्यकर्ता हमारे गांव से लेकर बूथों तक के जो जनता है, पार्टी कार्यालय से जितने भी निर्देश होते हैं चुनाव संबंधित वो सब दिए जा चुके हैं। मीडिया का प्रबंधन किया जा चुका है, प्रशिक्षण कार्यक्रम किए जा चुके हैं। क्षेत्र में भी हमारे प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहे हैं।
बूथ स्तर पे। तो हम सारी तैयारियां हैं। नरेंद्र मोदी जी से हमको अपने को कंपेयर नहीं करना है, क्योंकि वो तो झूठ का पुलिंदा है। उनको आना है, झूठ बोल के चले जाना है, फिर लौट के कभी भी नहीं आना है। गोरखपुर में जो उन्होंने यात्रा की और बनारस में जो यात्रा की, उनकी भाषण देख लीजिए और भारत की उपलब्धियां देख लीजिए, तो शायद मुझे लगता है कि उनको 20 अंक भी ना मिले, इतना झूठ बोल के चले गए। तो ये हमारे लिए फायदेमंद है, जब वो झूठ बोलते हैं तो हम इस मुद्दे को तुरंत लेके जनता में चले जाते हैं। उनके जितने भी वो झूठ बोले हैं, वो उस सारा मुद्दा हमारा जनता तक कार्यक्रम किया उन्होंने, सारा मुद्दा जनता तक पहुंच चुका है। और जिस तरीके से हम लगातार बढ़ते आ रहे हैं 2017 से लेके 2022 तक के चुनाव में, और हम बढ़ते ही जाएंगे, और हमें किसी भी चिंता नहीं है कि बीजेपी क्या करेगी। बीजेपी इतनी हताश है कि जब हम लोग का एक बड़ा गठबंधन बन गया तो उसके पास कोई मुद्दा नहीं होके खाली गठबंधन के ही बोलते हैं। जितने प्रवक्ता उनके बैठेंगे, उनकी चिंता ना तो देश है, ना अपनी पार्टी है, ना जनता है, उनकी चिंता खाली गठबंधन है। देखिए रविंद्र जी, अभी आपने गठबंधन का जिक्र किया, तो अगर आपके यूपी के गठबंधन पे मैं नजर डालूं तो वो आपके हाथ से फिसलता जा रहा है। महान दल पहले ही अलग हो चुका है और लगातार अब तो ये खबरें भी आ रही हैं कि जो जयंत चौधरी है वो भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाए। तो ऐसी विपक्षी एकता का क्या फायदा होगा रविंद्र जी, जब आप यूपी में ही अपने क्षेत्रीय दलों को नहीं बचा पा रहे हैं? पहली बात तो ये है कि जिसको जाना होगा वो अपनी मर्जी से नहीं जा रहा होगा, भारतीय जनता पार्टी के दबाव से या लालच से जा रहा होगा। तो ऐसे लोग जो बहुत कमजोर प्रवृत्ति के हैं, भारतीय जनता पार्टी के चरणों में झुक सकते हैं, वो चले जाए तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन कल आपने एक ब्रेकिंग चलाया था कि जयंत चौधरी जी चले गए भारतीय जनता पार्टी में। न्यूज खत्म होने के बाद, डिबेट खत्म होने के बाद मैंने फोन किया जयंत जी को, तो उन्हें कहा कि मेरा ट्वीट इससे बहुत पहले जा चुका है इस संबंध में। तो ये जो ब्रेकिंग वगैरह इस प्रकार की चलाई जा रही है, ये भाजपा का या तो IT सेल चलाता है, या कि इनके एक जोशी जो है जी हैं जो PMO में बैठते हैं। तो जो समाचार पत्र या होते हैं तो बाकी की मजबूरी है वो समाचार चला। इस प्रकार की अफवाहें ये फैलाते रहेंगे। यानी कि आपके मुताबिक फिलहाल जयंत चौधरी आप ही की पार्टी के साथ गठबंधन करते हुए लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे, आप ये कहना चाहते हैं? ये मेरा उनका व्यक्तिगत बातचीत है, वो कोई भी चाहे इस बात को रिकन्फर्म कर। ठीक है, आप सीधा रुख करते हैं। देखिए लगातार सैयद मोहम्मद तकी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देखिए सैयद जी, अभी आपने सुना होगा रविंद्र जी ने तमाम तरीके के आरोप लगाए भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, और साथ ही ये भी कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झूठ बोलते हुए जनता को अपने पक्ष में ला रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी हम ये नहीं नकार सकते कि जो लोकसभा चुनाव पहले हुए हैं, चाहे वो 2019 के हो, 2012 के हो, 2014 के विधानसभा ही चुनाव क्यों ना हो, देखिए उसमें भी जो नतीजे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रहे हैं और प्रचंड जीत हासिल की है। ऐसे में चुनौतियां तो काफी बड़ी है, कैसे पार पाएंगे आप उसको? कहाँ अपने बल पे चुनाव जीती हो, ED CBI पुलिस का और इनकम टैक्स का दुरुपयोग किए बिना बीजेपी की हालत सब जगह बहुत खराब है। साउथ में बीजेपी बिल्कुल साफ है। हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स में आप देखिए, उत्तर प्रदेश में और उत्तराखंड में बीजेपी है, मध्य प्रदेश में जोड़ तोड़ सरकार बनाई है, राजस्थान में वो है नहीं, झारखंड में वो नहीं, वो महाराष्ट्र में उनकी हालत खराब हुई है, जो जोधपुर सरकार बनाई है। और इधर आप झारखंड में भी और इधर छत्तीसगढ़ में उनकी सरकार नहीं है। तो अगर आप देखिए तो बीजेपी सिमट के धीरे धीरे स्टेट्स पे आ रही है और उसकी हालत बहुत खराब है। बीजेपी इस बात को समझ रही है, और जिस तरह से लोग नाराज है बढ़ती हुई महंगाई को लेकर, लोग नाराज है बेरोजगारी को लेकर, लोग नाराज है मनमाने टैक्स लगाने के ऊपर GST के अंदर, वो नाराज है कि लगातार गैस के रेट बढ़ रहे हैं, टोल टैक्स बढ़ रहा है, और सफाई के नाम पे कहीं कुछ काम नहीं हो रहा। जरा सी बारिश में नालियां भर जाती है, सड़कें भर जाती है, सड़कें धंस रही है। लखनऊ जैसे शहर में जो स्मार्ट सिटी, वहां देखा बलरामपुर के पास किचन कॉलेज के पास एक कार जो खड़ी हुई थी धंस गई। आपने देखा कि डायरेक्टर कॉन्वेंट के सामने एक कार जो खड़ी थी धंस गई जमीन में। तो ये सारे इस तरह के प्रकरण हो रहे, सड़कें धंस रही है, जमीन नीचे जा रही है। तो ये दिखा रही है बीजेपी की जमीन जो धंस रही है जब जगह, और बीजेपी की हालत बहुत खराब है। बीजेपी इस बात को समझ पा रही, इसीलिए वो चाह रही कि बच एक साथ ना पाए। सारा जोर इस बात पर डाला जा रहा है
कि विपक्षी एकता को तोड़ा जाए, विपक्षी एकता एक होने की कोशिश करे, उसका मजाक उड़ाया जाए और उनको डिस्करेज किया जाए, अफवाहें उड़ाई जाए, झूठ बोला जाए कि फला पार्टी जो है बीजेपी भी जा रही है, फला पार्टी भी जा रही है, ताकि जो समन्वय पैदा हो रहा है विपक्षी पार्टियों में वो ना हो पाए। चलिए ठीक है, अब बीजेपी को देशबंधु समझना दीक्षित जी चाहिए। भी हमारे साथ जुड़ गया। देशबंधु जी, क्या अब तक मेरी आवाज फिलहाल पहुंच पा रही है? आवाज पहुंच रही है। देशबंधु जी, मैं आपसे यहाँ 2 सवाल पूछूंगी और दोनों ही सवाल काफी अहम है। देखिए, पहले तो पहला मौका था 6, 7 और 8 की वो तारीख थी जब पूर्वी, उत्तरी और दक्षिण के मोर्चा के सभी महासचिव और अध्यक्षों के साथ बीजेपी मुख्यालय पर बैठक हुई। तो ऐसा क्या हुआ कि पहली बार तीनों ही मोर्चों की बैठक को एक साथ आपको करना पड़ा, जो कि इतने सालों में कभी नहीं हुआ? और दूसरा सवाल अब आपसे ये रहेगा कि देखिए, विपक्षी दल लगातार अब ये आरोप लगा रहे हैं कि आप जो तमाम प्रदेश है वहां पर जो दल है उनको तोड़ते हैं और फिर उनको अपने में शामिल कर रहे हैं और अपना जनाधार बढ़ा रहे हैं, यानी कि अंग्रेजों के तर्ज पर फूट डालो और राज करो की रणनीति भारतीय जनता पार्टी अपना रही है। 2 सवाल है मेरे। बहुत बहुत धन्यवाद। और थोड़ा सा मैं देर से आया, नेटवर्क प्रॉब्लम के लिए क्षमा चाहूंगा। और प्राइम टीवी के सभी दर्शकों को नमस्कार। पहला कि जैसा कि आपने सवाल पूछा मोर्चों की बैठक, तो मैम भारतीय जनता पार्टी हमेशा से, चाहे वो चुनाव की बेला रही हो या चुनाव के बाद परिणाम आने के उपरांत हो, हमारे भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जनता से संवाद और जनता से निरंतर संपर्क करता है। देखिए, किसी की समस्या जानने के लिए और उसका निवारण करने के लिए जनता के बीच जाना पड़ता है। और रही बात विपक्षी पार्टियों की, तो ये कमरे के अंदर खाली एक ही कमरों में बैठ के ट्विटर खेलते हैं। जनता से इनका कई सरोकार है। देखिए, चुनाव, ये भारत एक बहुत बड़ा देश है और लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के तहत विभिन्न राज्यों में चुनाव होते रहते हैं। किंतु आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता चुनाव के समय, और रही बात 3 मोर्चों की, तो आप जान रहे हैं अभी लगभग भारतीय जनता पार्टी विपक्षियों से सब मामले में आगे है। 4 राज्यों के इस साल के अंत में चुनाव है, तो उसी को लेकर एक संगठनात्मक बैठक हुई। और जिसके लिए, और दूसरी बात आपने जो कहा कि हम किसी को तोड़ते हैं, देखिए भारतीय जनता पार्टी की एक अपनी विचारधारा है और उस विचारधारा के तहत कोई आता है तो हम उसका स्वागत करते हैं। हम न तोड़ फोड़ में कभी विश्वास करते हैं, न हम तोड़ फोड़ की राजनीति करते हैं। भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्र एक ध्वज की बात हमेशा से करता रहा है। हमने राष्ट्रवाद की बात की और राष्ट्रवाद में देश को एक की बात की। हमारा भारत विविधता में एकता का प्रतीक है और हम उसी चिन्हों पर चलते हैं। तोड़ फोड़ की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी न कभी विश्वास रखती है। और हमारा जब से भारतीय जनता पार्टी का उदय हुआ, आपने देखा होगा, चाहे हम पक्ष में भी रहे, मैं चाहे विपक्ष भी रहे, भारतीय जनता पार्टी ने राजनीतिक शुचिता का हमेशा पालन किया और हम देश हित के लिए गए निर्णयों पर विश्वास करते हैं और अपने किए गए कामों द्वारा जनता के बीच जाते हैं और उन्हीं आधार पर वोट मांगते हैं। अभी जैसा कि हमारे विपक्षी पार्टियों ने बार-बार आरोप लगाया कि हम तोड़ने में, मैम तोड़ने और जोड़ने की बात ये कांग्रेस कभी जातिवाद के नाम, कभी क्षेत्रवाद के नाम, कभी संप्रदायवाद के नाम। आप, मैं कांग्रेस के विपक्ष के पार्टी के नेता से पूछना चाहता हूँ, ये बार-बार कहते हैं भाजपा का प्रधानमंत्री, क्या प्रधानमंत्री लोकतांत्रिक देश का होता है पूरे भारतवर्ष का? क्या कांग्रेस पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं है? लेकिन भारतीय जनता पार्टी हमेशा देश का प्रधानमंत्री मानती है और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने और भारतीय जनता पार्टी ने जो कार्य किए उसके द्वारा हम देखिएगा आगामी चुनाव में जाएंगे और जनता जनार्दन ही जवाब देगी और आशीर्वाद देकर हमें फिर से काम करने का मौका देगी। ठीक है, देखिए, आपकी पार्टी जोरों शोरों से हर एक चुनावी जनसभा में कह रही है मिशन 80 वो जीतेगी, मिशन 80 भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और सभी 80 की 80 सीटें भाजपा के पक्ष में आ गई। क्या वाकई ये संभव है? देखिए, इस बात का प्रश्न मैं यही, देखिए हर आदमी अपना एक लक्ष्य रखता है और आपने देखा होगा विगत 2014 के चुनाव हो या 2019 के, 2014 के चुनाव में भी हम अपने सहयोगी दल, अपना दल के साथ लगभग 74 सीटें, माननीय तब हमारे उत्तर प्रदेश के प्रभावी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी थे और उसके बाद 2019 का जब द्वितीय लोकसभा चुनाव हुआ तब भी हमने उत्तर प्रदेश में 64 सीट जीती। तो हम 2 बार यह करिश्मा कर चुके हैं और आपने देखा 74 सीट हुई। तो हम चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता
या भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तो हमेशा रहा कि हमने जो भी रिकॉर्ड किए हम अपने ही रिकॉर्ड को अपने काम के द्वारा ब्रेक करते हैं। अगर हम इसी उत्तर प्रदेश में 80 में 74 सीट का एक कीर्तिमान 2014 में स्थापित करते हैं तो उसी आधार पर हमने एक लक्ष्य बनाया है कि अब हम अपने उस रिकॉर्ड को तोड़ेंगे और हमारा कार्यकर्ता मेहनतशील है। और उत्तर प्रदेश में आपने देखा 35 वर्षों बाद एक लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में हमने दोबारा सरकार बनाई। तो उत्तर प्रदेश का जहाँ का मैं वासी हूँ और उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में हम ये चाहते हैं कि जब 2024 के केंद्र के तीसरी बार यशस्वी प्रधानमंत्री देश के पकड़ पे बैठे तो हम 80 लोकसभा सीट जीतकर उनको यह तोहफा दें। ठीक है, देखिए सैयद जी, अभी आपने बातों को सुना। देखिए साफ तौर पर कहा गया देशबंधु जी की तरफ से कि इस बार भी प्रचंड जीत हासिल होगी और भारतीय जनता पार्टी अपना ही लक्ष्य तोड़ेगी और सभी विपक्षियों की जो हवा है वो निकल जाएगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी लगातार भ्रष्टाचारियों का गढ़ बनता जा रहा है। प्रधानमंत्री जी ने कहा था किसी भ्रष्टाचारी को छोड़ेंगे नहीं, सारे भ्रष्टाचारियों को बीजेपी में लेकर मंत्री बना देंगे। पेमा खांडू के ऊपर 2000 करोड़ घोटाला है, वो भाजपा में आ गए। जय पांडा के ऊपर पीएमएल और पेमा घोटाला है, वो भाजपा में। अजीत पवार के ऊपर सिंचाई घोटाला है, वो भाजपा में है। हसन मुशर्रफ जिनके खिलाफ बीजेपी के लोगों ने मोर्चा खोला था कि 700 करोड़ घोटाला का दोष लगाया था, वो आज बीजेपी में है। मुकुल राय बीजेपी में जो शारदा घोटाला में थे। शिवराज सिंह चौहान आज बीजेपी में उनको व्यापक घोटाला लगा हुआ है। क्षेत्र अधिकारी शारदा घोटाला लगा हुआ है। बीएस रोहतनी में माइनिंग घोटाला, बहुत बड़ा घोटाला लगा हुआ था। छगन मुगल के महाराष्ट्र सदन घोटाला है। हेमंत विश्वा शर्मा को वाटर घोटाला है, इसकी फाइल बीजेपी लेकर टहला करती थी, किताबें छपवाई थी, आज वो बीजेपी के अंदर आसाम से हैं। और नारायण राणे के ऊपर लैंड घोटाला है। सारे घोटालेबाजों का दल बीजेपी बन के रह गया है और सब के पाप धोते धोते भाजपा जो है वो मैली हो गई, आप देखिए। और ये एक दल हो गया जिसका बार बार लगता है कि जैसे आपने कहानी सुनी थी अली बाबा 40 चोर, अब वो नरेंद्र मोदी जी के साथ सारे 40 चोर आके इकट्ठा हो गए। अच्छा ठीक है, एक बार इसका जवाब देशबंधु जी से देखिए। देशबंधु जी ठीक है, देखिए सारे घोटालेबाज, सारे चोर एक अली बाबा के पीछे आके, मोदी बाबा के पीछे आके इकट्ठा हो गए, जिन्होंने देश को लगातार लूटा है। देशबंधु जी से अब इसका जवाब लेते। देखिए देशबंधु जी, देखा आपने कि एक तस्वीर के जरिए ये दिखा रहे हैं कि अब भारतीय जनता पार्टी के साथ अली बाबा 40 चोर जैसी कहानी है, जिसका एक पोस्टर भी तकी साहब ने हमारे दर्शकों को दिखाया। अगर आपकी पार्टी चोरों की पार्टी है जैसे कि सैयद मोहम्मद तकी साहब कह रहे हैं, तो फिर कैसे जीतेंगे चुनाव? नहीं, देखिए इसका मैं केवल एक ही जवाब दूंगा। अपने दोहराना चाहिए 2004 से 2014 तक एक इनकी भी सरकार केंद्र में थी, जिसमें आपने देखा पूरा घोटालों का पर्यायवाची भी कम पड़ गए। एक से एक आए दिन रोज भारतीय जनता घोटालों का इन्होंने कीर्तिमान। भाई से सवाल पूछिएगा मेरे बिहाफ पे, मैं उनकी आवाज सुन नहीं पा रहा हूँ। आज जितना जानना चाहिए सीबीआई के, ईडी के, इनकम टैक्स के जितने रेड पड़ते हैं और उस खबरें आती हैं, सारे लोग जा कहाँ रहे हैं? ये सारे लोग बीजेपी में जा रहे हैं क्या? यही पूछना चाहता हूँ। पहले ईडी सीबीआई रेड मारेगी, फिर अगले दिन की खबर छपेगी, फिर 15 दिन के बाद लोग बीजेपी में ज्वाइन लेंगे। तो सीबीआई ईडी, देखिए आप दोनों एक एक करके बोलिए, एक एक करके बोलिए। मैं यहाँ बैठी हूँ, मैं सबसे सवाल पूछूंगी, लेकिन फिलहाल देशबंधु दीक्षित जी को अपनी बातें पूरी कर लीजिए तकी साहब। 2014 में इन्हीं घोटालों की सरकार के कारनामे हुए कि भारत की जनता त्राही करके यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत की बागडोर चली। और रही बात ये घोटालों की बात करते हैं तो आप देख लीजिए, लालू प्रसाद जी की बात कर लें, चाहे नीतीश कुमार जी की बात कर लें, चाहे विपक्ष में कोई, चाहे आम आदमी के अभी भी नेता देखिए जेल में है, आप इनके सजा याफ्ता है। अरे मैं सबसे बड़ी पार्टी, जो सबसे बड़ी देश की पार्टी है कांग्रेस पार्टी, आपने देखा अभी 2 दिन पहले उनके खिलाफ गुजरात हाईकोर्ट ने निर्णय दिया, 10 आपराधिक मामलों में वो संलिप्त है। अब आप बता दीजिए, जो देश और विदेश में भारत का अपमान करते हैं, वह भारत की राष्ट्रीयता की बात करेंगे, वो राष्ट्रवाद की, वो देश प्रेम की बात करेंगे। देखिए फिलहाल उनकी अब तो संसद की सदस्यता भी चली गई है और अब मुद्दे से भटक रहे हैं देशबंधु जी, शायद
सवाल मेरा कुछ और था और आप मुद्दे से भटक के दूसरे चीजों पर आ गए। ठीक है, ठीक है, मैं वापस आपके पास आऊंगी। एक बार रविंद्र जी से एक प्रतिक्रिया लेते हैं। देखिए रविंद्र जी, आप लोग विपक्षी एकता की बात करते हैं, लेकिन विपक्षी एकता अभी भी अलग थलग पड़ी हुई नजर आ रही है। चुनाव में अभी आप ही ने कहा कि 7 से 8 महीने का वक्त बचा है। अगर ऐसे में विपक्षी एकता की एक पिक्चर जनता के बीच जब तक साफ नहीं होगी, जनता कैसे भरोसा करेगी? वैसे ही भरोसा करेंगे जैसे 2004 में किया। 2004 में आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे और इतना बड़ा स्ट्रक्चर शायद बीजेपी में कभी भी आ। हम सब लोग अलग अलग लड़े थे, मिलकर सरकार बनाए और 10 साल तक सरकार चलाई। अभी तो हम विपक्षी एकता के तहत एक बैठक कर चुके हैं, दूसरी बैठक बेंगलोर में शेड्यूल्ड है और उस बैठक में लगभग सारी ही चीजें तय हो जानी। तो उस बैठक को असफल नहीं कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि झूठ बोलने में माहिर है। इनका जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है संघ, तो वो बना ही है कि झूठ बोलो, इतना झूठ बोलो कि फासिस्ट हो जाओ, तो लोगों को सत्य लगने लग जाए। लेकिन इतने झूठ का भी कोई असर तो हो नहीं रहा विपक्षी एकता पे। आप जब भी चैनल पर डिबेट करती होंगी तब विपक्षी एकता वाले भी आते होंगे, उनमें भी तो मतभेद नहीं पैदा कर पा रहे हैं। पार्टियों में तो पता नहीं क्या होगा, बाद में देखा जाएगा, लेकिन ये तो जो चैनल पर डिबेट करने आते हैं उनमें भी मतभेद नहीं पैदा कर पा रहे हैं। तो इनकी असफलता जग जाहिर है। कैसे असफलता जग जाहिर है कि प्रधानमंत्री को झूठ बोलना पड़ता है। कैसे बोलते हैं, जरा झूठ बोलिए, झूठ ना बोले, छोटा बच्चा ना बोले। बनारस में भाषण देते हैं, कहते हैं आयुष्मान, मतलब 9 साल के शासन के बाद से अभी वो आयुष्मान कार्ड उत्तर प्रदेश से भेज रहे हैं, जबकि उनका ही नीति आयोग कहता है कि उत्तर प्रदेश का 19th पोजीशन है स्वास्थ्य में। इतना झूठ बोलते हैं। और वो झूठ बोलते हैं टीबी के पेशेंट के लिए मैंडेटरी है कि 500 रुपया देंगे। कोविड के बाद से आज तक किसी भी टीबी के पेशेंट को मैंडेटरी जो 500 रुपए थे नहीं मिले, जबकि ये WHO की गाइडलाइन है। उस झूठ को कहाँ छुपा लेंगे? 500 रुपया देने में अक्षम सरकार, ऐसी कोई सरकार आपने सुना क्या? फिर बोलते हैं कि हमने इतना काम किया है कि हम लोग को दुनिया में एक अलग से स्थान मिल रहा है। तो इतना काम उन लोगों ने किया है, इतना काम किया। मुद्रा योजना की बात करते हुए बोला था उन्होंने, इतना ही काम किया है कि उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति प्रति महीने की आय हो गई 5,835 रुपए। इसमें 2 लाख रुपए वाली एवरेज है। इसमें 2 लाख रुपए लेने वाले भी लोग हैं, 3 लाख रुपए लेने वाले भी लोग हैं। फिर अपने को बताते हैं कि मैं बहुत गरीब हूँ। 10 लाख रुपए पहनने वाला का सूट बहुत गरीब हो, लाखों रुपए का पेन चश्मा प्रयोग करने वाला बहुत गरीब हो। ये तो सारे के सारे बात है। फिर कहते हैं इतिहास को नष्ट करने का काम किया जा रहा है। ये सच कहा उन्होंने, लेकिन झूठ के रूप में सारे इतिहास की पुस्तकों में बदलाव दिला दिया। एक प्रधानमंत्री से आप अपेक्षा नहीं कर सकते कि इस प्रकार के झूठ बोल के गोरखपुर जैसे पवित्र स्थान पे, काशी जी जैसे पवित्र स्थान पे चले जाएंगे। तो ये जो जितनी बातें मैं आपको ला रहा हूँ तथ्यात्मक रूप से, इसमें से मेरे कोई शब्द नहीं है, भाव मेरे हो सकते हैं। तो ये बता रहे हैं कि ये लोग कितने बुरी तरीके से परेशान, इसका कारण है। ठीक है, कि देखिए ठीक है रविंद्र जी, कारण मैं आपसे जान लूंगी, लेकिन अब एक बार मैं सैयद मोहम्मद तकी के पास दोबारा चलती हूँ। देखिए सैयद जी, आप लोग विपक्षी एकता की तो बात करते हैं और पहली बैठक होती है आपकी पटना में, जहां पर आप लोग अब मीडिया के सामने भी आते हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी की तरफ से जब संयुक्त रूप से प्रेस वार्ता होती है उसमें कोई शामिल नहीं होता है। लेकिन उसके बावजूद भी आज आप बेहद ही तत्परता के साथ, सक्रियता के साथ और ठोक कर कह रहे हैं कि फिलहाल हम विपक्षी एकता का हिस्सा है। तो कहीं ना कहीं आपकी बातों में थोड़ा सा जनता कंफ्यूज्ड है, आप पहले उसको क्लियर करिए। देखिए, विपक्ष तटस्थ है, एक साथ है और विपक्ष एक दूसरे के को बहुत सपोर्ट कर रहा है। इसी बात से बीजेपी घबराई हुई है। अरविंद केजरीवाल वहां से चले इसलिए गए थे क्योंकि उसको कुछ जल्दी काम था, प्रेस कॉन्फ्रेंस था। वो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और साथ में पंजाब में भी हमारी सरकार में पंजाब के मुख्यमंत्री भी थे, बहुत सारे इश्यूज थे, इसलिए हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल नहीं हो पाए। जरूरी नहीं हर बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में लोग शामिल हो। कई बार कुछ लोग हमारे दल हमारे साथ उस मीटिंग में भी नहीं थे, लेकिन वो हमारे साथ हैं।
तो ये कारवां धीरे धीरे आगे बढ़ेगा और विपक्ष जो है एकजुट होकर बीजेपी को बहुत अच्छा बड़ी कड़ी टक्कर देगा और सारा खेल सिर्फ 4 से 5% वोटर्स का है, वोट का है। अगर ये 4-5% वोट शिफ्ट हो गया विपक्ष की तरफ तो बीजेपी को सरकार बनाने में बड़ी मुश्किलें आएंगी। वो एकदम साफ दिख रहा है कि जनता महंगाई से परेशान है, त्रस्त है, कोई सुनवाई नहीं हुई जनता की, कोई सुनने को तैयार नहीं है। बिजली महंगी लगातार हो रही है, बिजली की रेट लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं कि जनता कहाँ जाए, कहाँ अपनी कंप्लेन करे। अच्छा, लेकिन ठीक है ताकि जब भी आपने जिक्र किया कि विपक्षी एकता एक साथ आगे बढ़ेगी, एक साथ आगे चलेगी, पटना की बैठक के बाद आपकी दूसरी तो बैठक हो ही नहीं रही है। लगातार बैठक रीशेड्यूल होती है, कभी कहा जाता है शिमला होगी और अभी रविंद्र जी ने कहा कि देखिए अगली बैठक शेड्यूल्ड है जो कि बेंगलोर में होगी। आखिर आप बैठक क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो प्रदेश स्तर से लेकर केंद्र स्तर तक बैठकें कर रही है, रणनीति बना रही है, लेकिन ना तो आप आगे की रणनीति कोई तैयार कर रहे हैं एक साथ मिलकर और ना ही कोई बैठक कर रहे हैं। देखिए बैठकें तो रोज हो रही है और ऑनलाइन बात हो रही है, फोन में बात हो रही है, डिस्टेंस निकाले जा रहे हैं, रास्ता निकाला जा रहा है और सब एक साथ आने को तैयार हैं। तो सिर्फ बैठक का मतलब ये नहीं कि बैठक जो है वो जो मीडिया पे दिखाई दे तभी हो रही है या किसी पर्टिकुलर जगह पे हो, और जरूरी भी नहीं कि सारी बैठक पे सारे लोग सारे दल एक साथ आ पाए, क्योंकि हर व्यक्ति की अलग व्यवस्था होती है। लेकिन मानसिक रूप से और शर्तों के हिसाब से सब लोग एक दूसरे के साथ हैं और सब इस बात पे एक साथ है कि अगर हमें जनता की आवाज को कायम रखना है, अगर लोकतंत्र को कायम रखना है। अभी देखा आपने तो भारतीय जनता पार्टी के ही लोग अब भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लगातार बोल रहे हैं और अभी लोगों ने कहा है कि बीजेपी को सत्ता से बाहर होना चाहिए, बीजेपी को सत्ता में नहीं होना चाहिए क्योंकि बहुत हो गया, जनता परेशान हो गई। जिस तरह से ईडी का गलत इस्तेमाल किया जाता है, सीबीआई गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, पुलिस का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, वो साफ दर्शाता है कि उत्तर प्रदेश में, भारत में कई प्रदेशों में लोकतंत्र रहा ही नहीं है। प्रेस वाले को, मीडिया वालों को, नोएडा में देखा आपने किस तरह से एक मीडिया कर्मी को जो है बीजेपी के लोगों ने, बीजेपी के लीडर्स ने कपड़े उतार के उसको कमरे में उसको वीडियो बनाया था, उसकी पिटाई करी थी। अभी आप देखा मध्य प्रदेश में बीजेपी के लोग, बीजेपी की पार्टी के सहायक जो थे उनके साथ जो चलते हैं, उन्होंने एक व्यक्ति के मुंह पे मूता, आदिवासी के मुंह में मूता। तो बीजेपी जो है तो लोकतंत्र के मुंह में मूत रही है, जनता को दबा रही है, उसकी आवाज निकलने दे रही है और जनता बहुत परेशान है और वो बीजेपी से छुटकारा पाना चाहती है। सुब्रमण्यम स्वामी ने बात कही है अभी कुछ दिन पहले कि बीजेपी की कोई सरकार नहीं है, सरकार है नरेंद्र मोदी की और नरेंद्र मोदी जी के आसपास जो चाटुकार इकट्ठा हो गए उनकी सरकार है। अभी सही समय है कि नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री के पद से हटाना चाहिए। वो ये लोग लगातार लोकतंत्र का गला घोट रहे हैं और उत्तर भारत के अंदर, पूरे भारत के अंदर रशिया और चाइना जैसे हालात इकट्ठा कर रहे हैं कि जहां पे अब कोई लोकतंत्र जैसा कुछ बचा नहीं है। तो हमें ठीक है, क्या बोलेंगे देशबंधु जी? देखिए सैयद मोहम्मद तकी कह रहे हैं कि अब समय आ गया है, प्रधानमंत्री को उनके पद से हटाना चाहिए क्योंकि अब भारतीय जनता पार्टी मिलकर भारत में रूस और चाइना जैसे माहौल बना रहे हैं। क्या कहेंगे? 10 सेकंड पर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। ये सुब्रमण्यम स्वामी जी ने कहा है, इनका बयान है ये। देशबंधु जी तक क्या मेरी आवाज पहुंच पा रही है? तो शायद देशबंधु दीक्षित जी से हमारा संपर्क स्थापित नहीं हो पा रहा, हम दोबारा संपर्क करेंगे। लेकिन देखिए फिर से एक बार मैं चलती हूँ रविंद्र जी के पास। लेकिन मैंने देखने में ये आया है कि यह कांट की हाड़ी जो है बार बार नहीं चढ़ती है। ठीक है, मैं वापस आपके पास आऊंगी। अब मैं सीधा रविंद्र जी का रुख करती हूँ। ठीक है, मैं रविंद्र जी का रुख करती हूँ। एक सेकंड देशबंधु जी, मैं वापस आपके पास आऊंगी। इतना ही कहना चाहूंगा हाँ कि 2024 का चुनाव आएगा और जनता जनार्दन सब जानती है। ठीक है, एक आखिरी कमेंट मैं रविंद्र जी से लूंगी। देखिए रविंद्र जी, अभी सैयद मोहम्मद तकी साहब तो कह रहे गुपचुप तरीके से बैठकों का दौर जारी है, हम सोशल मीडिया या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का सहारा लेके सोशल मीडिया पर ये बात नहीं सामने आने दे रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर गुपचुप तरीके से बैठक का दौर जारी है। क्या वाकई में विपक्षी एकता को कहीं ना कहीं डर है कि अगर एक बार फिर से बैठकों की बात सामने आएगी तो भाजपा फिर से फूट डलवा देगी विपक्षी एकता में? यही डर सता रहा है क्या? भाजपा इस योग्य नहीं है कि विपक्ष को तोड़ सके या फूट डलवा सके। वो केवल जो विपक्ष में बैठे हुए अराजक तत्व हैं, भ्रष्टाचारी तत्व हैं, उन्हीं को डरा सकती है और उनको डरा के ले भी जा रही है। तो उससे ले दे के कुल फायदा विपक्ष का हो रहा है। हम लगातार मिल रहे हैं, हमारी लगातार बैठकें होगी। बैठक का कंसर्न
जो भारतीय जनता पार्टी को है और भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने जो मीडिया के माध्यम से अफवाह फैलाना लगातार जारी रखा है, वही बताता कि बहुत घबराए और डरे हुए हैं। मैं आपको कारण बता देता हूं। इनको सत्ता से हटाने के लिए 31 सीट कम करना है। 31 सीट कम करने के लिए उत्तर प्रदेश बिहार अपने में ही काफी है। तो उत्तर प्रदेश और बिहार से 31 सीट कम हो जाती है। मुझे लगता है ये दोनों जगह मिला के करीब करीब इनकी 90 सीट कम होंगी। तो अगर 31 सीट कम हो जाती तो ये बाहर हो जाते हैं। तो ये उत्तर प्रदेश बिहार को इसी तरीके से घेरेंगे। अभी कुछ दिन पहले कल खबर आप ही ने शायद चलाई थी कि जयंत जी चले गए। चलिए रविंद्र जी, मैं एक बार आपको करेक्ट कर देती हूँ। सूत्रों के हवाले से ये खबर थी कि बैठकों का दौर गुपचुप तरीके से जारी है। हमने पुख्ता जानकारी नहीं दी थी। हमने कहा था कि सूत्रों के हवालों से जो खबर आ रही है उसमें आपके ऊपर नहीं कर रहा हूँ। मैंने बोला कि ये झूठ फैला रहे, झूठ फैलाने वाले का नाम भी बोल रहा हूँ मैं। जोशी जी है पीएमओ में। परसों इन्होंने चलवाया था कि नीतीश कुमार चले गए भारतीय जनता पार्टी में। वो बताया कि हरिवंश नारायण सिंह के साथ बैठक हुई। उससे 2 दिन पहले इन्होंने खबर चलवाई कि आरजेडी का विलय होने जा रहा है भारतीय जनता पार्टी में। इस प्रकार का झूठ, इस प्रकार से विपक्षी से डरे हुए हैं। तो हमें कोई भी डर नहीं है। हमारे अंदर भी लोग ऐसे बैठे होंगे जो भ्रष्टाचारी होंगे। उनका काम है, उनको डरवाते रहेंगे, ये झूठ फैलाते रहेंगे। इस झूठ को जैसे भेड़िया आया एक कहानी है करके, तो ये भेड़िया आया करते रहेंगे और जनता इनका स्वभाव अभी जान गई। अभी तो 8 महीने हैं चुनाव में, तो जनता जान गई है कितने बौखलाए हुए हैं। क्योंकि जनता के हितों पे आक्रमण हो रहा है, चाहे महंगाई हो, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे किसान हो, कोई भी हो। यहाँ तक कि जो सरकारी कर्मचारी हैं, केंद्रीय यूनिवर्सिटी दिल्ली विश्वविद्यालय की बात बता रहा हूँ मैं, वहीं से बोल रहा हूँ, 3 महीने से तनख्वाह नहीं मिली हुई है। ये अकल्पनीय बात है कि केंद्रीय विश्वविद्यालय के शिक्षकों को 3 कर्मचारी छोड़ के खाली शिक्षकों की बात कर रहा हूँ, 3 महीने से तनख्वाह ना। चलिए रविंद्र जी, फिलहाल ये जनता के ऊपर छोड़ देते हैं कि जनता अपने मत का इस्तेमाल किस पार्टी के लिए करती है या वो किस पार्टी के पक्ष में वोट करती है। ये तो 2024 के जब नतीजे आएंगे या कुछ राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे आएंगे तो तस्वीर साफ हो जाएगी। धन्यवाद आप तीनों का हमारे साथ जुड़ते हुए इस चर्चा में अपनी अपनी पार्टी का पक्ष और आगे की रणनीति क्या है ये बताने के लिए। तो देखिए 2024 का रण और आसान नहीं है दंगल। जी हाँ, ये कहना फिलहाल बेहद ही लाजमी होगा क्योंकि जितना गर्म इस वक्त प्रदेश का तापमान है उससे कहीं ज्यादा गर्म प्रदेश और देश की राजनीति हो चुकी है। क्योंकि देश में चुनावी त्योहार शुरू हो चुका है। हर एक पार्टी अपना दमखम लगा रही है, अपना जनाधार बढ़ा रही है, जनता के बीच पहुंच रही है और साथ ही जनता से अपील कर रही है कि वो अपने मत का इस्तेमाल करे। जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी तमाम परियोजनाओं के साथ ही योजनाओं की शिलान्यास कर रही है, आधारशिला रख रही है, तो वहीं समाजवादी पार्टी से लेकर तमाम विपक्षी दल अपनी एकता को जनता के बीच लाने का काम कर रहे हैं। लेकिन इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि 2024 से पहले राम मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। हिंदुओं की आस्था का प्रतीक राम मंदिर बन जाएगा और उसको भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी भुनाने का प्रयास कर रही है, ऐसा कहना है हर एक विपक्षी पार्टी का। जनता का मत किसे जाता है या जनता किस पार्टी के काम से या किस नेता से ज्यादा संतुष्ट है, ये तो जब नतीजे आएंगे तभी पता चलेगा। लेकिन हर एक पार्टी अपनी जोर आजमाइश कर रही है ताकि वो जनता को अपने खेमे में लाने का प्रयास कर सके। इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच